अधिकतर लोकतांत्रिक देशों की एक समस्या रही है, वो समस्या ये रही है कि वहाँ पर हमेशा स्वायत्तता की माँगें उठती रहती हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में हमने राज्य स्वायत्तता के बारे में पढ़ा था, स्वायत्तता का अर्थ जाना था और भारतीय संदर्भ में भारतीय राज्यों की राजनीति की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस प्रकार से समय-समय पर स्वायत्तता की माँगें उठती रही हैं और उसने देश की एकता और अखंडता के सामने गंभीर चुनौतियाँ पेश की हैं। कई बार सरकार ने शांति के साथ इन चुनौतियों के साथ निपटा है और कई बार सरकार ने कड़े रुख भी अख्तियार किए हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ राज्य स्वायत्तता का नहीं रहता। चैप्टर नंबर 6 में हम उपक्षेत्रीय स्वायत्तता और शासन की भी बात करेंगे। कई बार क्या होता है, एक राज्य के अंदर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके परिणामतः वो लोग अलगाववादी डिमांड करते हैं, अपना शासन स्वयं चलाने की बात करते हैं और इस प्रकार जो मुद्दा उठता है, इसे ही हम उप क्षेत्रीय स्वायत्तता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहाँ हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 उप क्षेत्रीय स्वायत्तता और शासन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने उस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है, 5 और 6 है, ये तीनों एक ही यूनिट के चैप्टर हैं और ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर में हमेशा की तरह एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ पर हमें यही बताया गया है कि एक बड़े क्षेत्र के अंदर एक उपक्षेत्र होता है और बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वो कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से मांग उठती है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना में यही बताया जाएगा कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है जो पेपर में आता है कि भारत में उपक्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि उपक्षेत्र क्या होता है। तो जैसे किसी राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और वहाँ के लोगों को ये लगता है कि प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वो उस राज्य से अलग होने की डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार की जो स्वायत्तता होती है वो उप क्षेत्रीय स्वायत्तता कहलाती है। तो भारत में अगर आप उप क्षेत्रीय आंदोलन को पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी किताबें और बहुत सारे एकेडमिक रूप से राइटर्स ने अपने लेख लिखे हैं। तो ऐसे में कुछ किताबों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा। एक किताब है आशुतोष कुमार की, रीथिंकिंग स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब को पढ़कर आपको उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में विद एग्जांपल्स बताया जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि भारत में उप क्षेत्रीय आंदोलन को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में कई किताबें जिन्हें पढ़कर आपको पता चल सकता है। बहुत सारे साहित्य लेख हैं जिसमें बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चुनौतियां बताई गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उप क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। हालांकि इस तरीके के अधिकांश आंदोलन उन क्षेत्रों में होते हैं जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनके पिछड़ेपन का जो शिकार है, वो पिछड़ेपन के जो शिकार हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि जो शिकारी है वो बाहर के नहीं बल्कि अपना ही शासन है। क्योंकि अपने ही शासन की वजह से वो इग्नोरेंस झेलते हैं। इग्नोरेंस जो ये झेलते हैं तो इन्हें लगता है कि हमारे को जो अनदेखा किया जा रहा है वही वजह है कि जिसकी वजह से हम पिछड़ेपन हैं। अगर हमारी तरफ ध्यान दिया जाता, हमारे को भी वो सुविधाएं मिलती, तो शायद हम भी आज विकास की राह में आगे होते हैं। तो अधिकतर जो ये राज्य स्वायत्तता के मुद्दे उठे हैं, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे उठे हैं, ये ऐसे क्षेत्रों से उठे हैं जो अविकसित क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। तो इसके कुछ कारण बताए गए हैं उप क्षेत्रीय आंदोलन के, जिनमें से सबसे पहला कारण दिया गया आर्थिक कारण। तो अगर हम आर्थिक कारणों की बात की जाए तो इन लोगों को ये लगता है कि इनके क्षेत्र का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, राज्य की जो नीतियां इनके क्षेत्र के विरुद्ध बनाई जा रही हैं, इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करा जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ वो एक तरीके से आंतरिक उपनिवेश बन चुके हैं, यानी कि जिस प्रकार से पहले बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को गुलाम बनाती थी, आज देश की सरकारें ही छोटे छोटे क्षेत्रों को अपना गुलाम बना रही हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट सरकार को एक प्लांट लगाना है, कोई कंपनी लगानी है, कोई बहुत बड़ा औद्योगिक प्लांट लगाना है, तो ऐसे में वो उन क्षेत्रों में लगाएगी, उन क्षेत्रों जिन क्षेत्रों में संसाधन होंगे। अब क्या होगा, उन क्षेत्रों में पहले से आदिवासी रह रहे हैं, आदिवासियों का ये मानना है कि भैया यहाँ के जल जंगल जमीन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल हमारा होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने ये हमें उपहार के रूप में दिए हैं। बट सरकार क्या करती है, सरकार इस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देती है और वहाँ के लोगों को विस्थापित कर देती है। ऐसे में उन लोगों को लगता है कि ये जो नीतियाँ हैं विकास की, ये विकास की नीतियाँ देश के लिए तो ठीक है, बट ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि विस्थापन का मुद्दा होगा, हमारे जल जंगल जमीन हमसे छीन ले जाएंगे, हमारे कल्चर को प्रभावित किया जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों की डिमांड रहती है, भैया हमें एक क्षेत्रीय सहायता चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सकें, जो हमारा आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है हम उससे बच सकें। इसके अलावा इनका ये भी आरोप रहता है कि जो कंपनियां लगती हैं तो इसमें हमें रोजगार नहीं मिलता, भाई लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार देने में भेदभाव किया जाता है। यह भी दलील दी जाती है कि आर्थिक अवसरों की कमी है,
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। कई प्रकार की समस्याओं का इनके साथ सामना किया जाता है। इनके साथ बदसलूकी भी की जाती है, नए क्षेत्र में जाते हैं तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो ऐसी इनकी शिकायतें, ये एक बहुत बड़ा कारण है भारत में जो उप क्षेत्रीय स्वायत्तता उठती रहती है। राजनीतिक कारणों की बात की जाए तो उप क्षेत्रीय आंदोलन के समर्थकों का ये कहना है कि राजनीतिक संस्थाओं में यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है राजनीतिक रूप से सबकी भागीदारी हो, हर एक बंदा सत्ता में भागीदारी करे। ऐसे में हर एक क्षेत्र के बंदे ये चाहते हैं कि हमारा व्यक्ति कहाँ पर हो, प्रशासन में भागीदारी करे। तो ऐसे में इन लोगों की डिमांड रहती है कि हमारे क्षेत्र से ना कोई मंत्री बन पाता है, ना कोई मुख्यमंत्री बन पाता है, प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, किसी प्रशासनिक पद पर नहीं है। तो ऐसे में जब तक हमारा बंदा प्रशासनिक पद पर नहीं होगा तो हम लोगों की तरफ ध्यान कौन देगा? तो ऐसे में ये डिमांड उठती रहती है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण वालों को ये कहना है कि बाहर के लोग आके इस क्षेत्र में बस जाते हैं, या फिर इन क्षेत्रों का जब पलायन होता है तो यहाँ का कल्चर क्या होता है, पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इनकी संस्कृति क्या हो जाती है, वो लगभग लगभग जीरो लेवल पर आती है। इस संस्कृति का सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता और ऐसे में लोगों को नीचा दिखाया जाता है। प्रशासनिक चुनौतियाँ ये हैं कि जो प्रशासन है, जो इस समय की सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर्स हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस हों, आईपीएस हों, ये लोग भी इन क्षेत्रों में ना सही से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उप क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या है, तो एक बड़े राज्य के अंदर भी जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनकी अपनी एक आर्थिक प्रशासनिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, तो ये लोग जो अलगाववादी डिमांड करते हैं, अलग होने की बात करते हैं, ये क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रश्न उठता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये प्रश्न आया तो आप यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पे प्रश्न भी ये बनाए कि भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आगे चैप्टर में जो बताएगा वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ ही साथ असम आंदोलन का उदाहरण देकर समझाएगा कि भारत में किस प्रकार से उप क्षेत्रीय स्वायत्तता समय समय पर अपने प्रश्न चिन्ह लगाती रहती है। ऐसे में भारत के लोकतंत्र पर यह प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्या वास्तव में भारत का लोकतंत्र सफल है? क्या वो वास्तव में राज्यों को वो दे पाया जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने करी थी? तो ऐसे में जैसे कि मैंने आपको एक किताब बताई थी, रीथिंकिंग स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, आशुतोष कुमार की, ऐसी एक और किताब है, इंटरोगेटिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कल्चर, आइडेंटिटी एंड कल्चर। ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड किस टाइप से राज्य बने। तो देखो, जब हम बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की, तो ये स्टेट बने हैं सन 2000 में। इससे पहले की बात की जाए तो झारखंड बिहार का हिस्सा था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो सन 2000 में इन तीनों को इन तीनों क्षेत्रों से काटकर अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये राज्य कैसे बने? तो देखिए, राजनीतिक जो परिवर्तन होता है ये भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार हटी और बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी अपनी कुछ नीतियों को लागू करेगी। बीजेपी सरकार हटेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इससे भी कुछ नीतियाँ हटेंगी। तो इस समय जो बीजेपी सरकार आई, इस समय एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी जी की, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जो स्टेट बने हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कूटनीति थी, जो कि देश के अंदर हिंदी भाषी राज्यों को जीतने की थी। तो उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इन्हें हिंदी भाषी राज्य माना जाता है। इवन लोग बाग तो ये तक कह देते हैं कि हिंदी भाषा का हृदय स्थल है, हिंदी भाषा का दिल है ये तीनों क्षेत्र। तो इन राज्यों के गठन की डिमांड्स हो रही थी। इन राज्यों में कुछ समान विशेषताएं भी थी और कुछ अलग चीज़ें भी थी। विशेषताओं की बात की जाए तो ये तीनों स्टेट जो थे आज हैं, उस समय जो ये क्षेत्र थे, तो ये तीनों ही हिंदी भाषी राज्य के क्षेत्र थे। यहाँ पर हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा लोग थे, हिंदी की हृदय भूमि कहा जाता है। अगली विशेषता इनकी ये थी कि खनिज पदार्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। चाहे उत्तराखंड की बात कर लो, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लो, झारखंड की बात करो, यहाँ पर दुनिया भर के खनिज हैं। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी भी है। झारखंड राज्य का निर्माण एक लंबे आंदोलन के बाद हुआ था और 1980 के बाद ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। इसी प्रकार से उत्तराखंड, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी यही डिमांड रही। तो अब तक ये बताया गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कहाँ कहाँ थे भैया? पहले झारखंड किसका हिस्सा था? बिहार का। उत्तराखंड किसका हिस्सा था? यूपी का। और छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? एमपी का। और ये सब स्टेट तीनों कब बने? 2000 में। इनकी एक समानता क्या है भाई? इनकी समानता ये है कि तीनों हिंदी भाषी राज्य थे, हिंदी का हृदय स्थल कहा जाता है। अगली बात क्या थी? यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। इवन छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात किया तो यहाँ पर लोहे और कोयले की बहुत सारी खानें हैं और आदिवासी इलाके भी हैं। तो जैसे कि एक व्यक्ति थे टिलिन,
टिलिन का मानना है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का जो गठन हुआ वो राजनीति के संदर्भ में भी हुआ है, क्योंकि कांग्रेस व्यवस्था जो थी वो डिक्लाइन कर रही थी और भाजपा का उदय हो रहा था। तो बीजेपी का जो उदय था उस समय अटल जी की जो सरकार थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये तीनों स्टेट बने हैं। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल आपस में कॉम्पिटिटिव हो रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भाई देखो, छत्तीसगढ़ की जो डिमांड है वो 1948 से शुरू हो चुकी थी। देखो, आपने लास्ट क्लास अगर लिए तो लास्ट क्लास में आपको मैंने राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाती है। तो आज हम देखते हैं तो आज 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में ये बात की गई है कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा। तो आर्टिकल 1 से 4 अगर आप पढ़ेंगे तो वो बातें आपको पता चलेंगी। इसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी देखिए। देखिए, कई बार आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे कोर्स की नहीं है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें डाली जाती हैं वो भी आपके कोर्स की होती हैं, तो उसे भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 1948 यानी कि 1948 से ही छत्तीसगढ़ की मांग हो चुकी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जब राज्यों की सिफारिशें की गई थी तो उसने छत्तीसगढ़ को राज्य नहीं बनाया, बल्कि उसे किसका हिस्सा बना दिया? एमपी का। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को लगने लगा कि हमें हाशिए पर ढकेला जा रहा है। यहाँ की जो आबादी थी, एससी एसटी आबादी थी, वो भी, उनका भी आर्थिक शोषण दबा के किया गया। तो 1990 के बाद तो भैया ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की डिमांड बहुत तेज गति से हुई और टिलिन का ये कहना है, इसका कारण ये था कि दलों, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारी, इन पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी, पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर लोकप्रिय होना चाहती थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने खेल खेला और वहाँ के लोगों को एक अलग स्टेट देने के नाम पर बांट दिया और उसका सीधा सीधा प्रॉफिट कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ले गई। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एक संगठन बना यहाँ पर और यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकार के सामने आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए और अपनी बात मनवा भी ली सन 2000 में। झारखंड की बात करोगे तो झारखंड की इतिहास जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1920, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ है, तो उस समय से ही झारखंड को अलग क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है। जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आएगा, किस लिए? 1929 के कानून की जांच के लिए। जैसा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, साइमन गो बैक के नारे दिए गए, लाठीचार्ज हुआ, लाला जी मारे गए वहाँ पर। आफ्टर भगत सिंह का उदय और भगत सिंह के जितने भी जो क्रांतिकारी कारण थे, उसका कारण कहीं ना कहीं साइमन जो कमीशन आया था उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर था। इसी प्रकार से एक और आंदोलन होता है यहाँ पर, छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी लोग करते हैं, जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। शिक्षा को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर बातें की गई। 1937 में एक बंदा था जयपाल सिंह, इन्होंने भी आदिवासी महासभा की स्थापना करी और आगे चलकर यही आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी ने क्षेत्र में आदिवासी पहचान के बारे में अवेयरनेस फैलाई। 1963 की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ झारखंड पार्टी के विकास ने आदिवासी नेतृत्व को कमजोर कर दिया, क्योंकि ये लोग कांग्रेस में विलय हो गए। लेकिन ये डिमांड समय समय पर उठते रहे, लेकिन इन डिमांड का केंद्र सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आखिरकार सन 2000 में ये सब क्या बन गए? स्टेट बन गए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों में से उत्तराखंड का गठन एक मांग था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और आए दिन ये डिमांड उठती रहती है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कमजोर है और इसके लिए उत्तर प्रदेश का ना जो गठन है वो अलग तरीके से किया जाना चाहिए। तो ऐसी एक डिमांड जब उठी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों में से ये हुआ कि भैया उत्तराखंड का गठन करना होगा। उत्तराखंड की मांग के अलावा उत्तर प्रदेश में और भी कई मांगे थी। उत्तर प्रदेश में कई सारे राज्यों के गठन की बात की जा रही थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का मानना था कि अगर वो पिछड़े हैं तो इसकी वजह से हैं क्योंकि प्रशासन सही से ध्यान नहीं दे पाता। वहाँ पर बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और एमपी के कुछ जिलों को मिलाकर बनाया गया था, तो इसकी भी नई राज्य मान की गई है अपनी, की पूर्वों के जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा हमें पूर्वांचल चाहिए। कुछ लोगों ने बुंदेलखंड की डिमांड करी, कुछ लोगों ने उत्तराखंड की डिमांड करी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुछ क्षेत्र यहाँ के हरित प्रदेश हैं, हरित पट्टी कही जाती है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र पहाड़ी इलाके हैं, तो उत्तराखंड का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो उनका मानने लगा, उनको ये लगा वहाँ के लोगों को कि जो हरित पट्टी के क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि आबादी ज़्यादा है, वहाँ की तरफ सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड स्टेट बन गया। तो उत्तराखंड किस प्रकार से राज्य बना, झारखंड किस प्रकार से राज्य बना, छत्तीसगढ़ किस प्रकार से राज्य बना, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे तेलंगाना के बारे में बताया जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो देखिए, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था 1953 में आंध्र आंदोलन हुआ था, जिसमें पोटी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी।
तो उस समय जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो ऐसे में तेलंगाना के लोगों को लगा कि सरकार ने उनके साथ खेल खेला है, उनकी जो राजनीतिक पहचान है, उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वो आंध्र के साथ मिला दी गई है। उस समय जो समझौता हुआ था उस समझौते में ये बात की गई थी कि जो सीएम होगा और जो डिप्टी सीएम होगा वो एक तेलंगाना का व्यक्ति होगा और एक आंध्रा का। लेकिन ऐसे में जब आंध्रा का गठन कर दिया गया तो तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को तोड़ दिया गया, तेलंगाना के लोगों की डिमांड्स नहीं मानी गई, उनकी तरफ प्रशासनिक रूप से अनदेखी की गई। ऐसे में तेलंगाना के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। कई बार ये आंदोलन शांतिपूर्वक भी रहे, कई बार ये आंदोलन हिंसक भी रहे। आगे चलकर 2014 में जो यूपीए की गवर्नमेंट होगी वो तेलंगाना को 29th स्टेट का दर्जा देगी। यानी कि जो 29वां राज्य भारत का सबसे एंड में बना था वो कौन बना था? तेलंगाना। आज 28 राज्य हैं। उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस वजह से आज 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 29वां राज्य कौन सा था भारत का, तो तेलंगाना बताओगे आप। तो तेलंगाना की बात की जाए तो पोटी श्री रामुलु के भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश राज्य में उस समय के 3 क्षेत्र थे, रॉयल सीमा, आंध्रा और तेलंगाना, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है वो तेलंगाना के लोगों द्वारा विरोध किया गया। तेलंगाना के जो लोग थे उन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन का विरोध किया। उनका मानना था कि तेलुगु भाषा राज्य बनाने का ठीक कारण नहीं है, यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो आपने आंध्र राज्य बनाया ये सही रीज़न नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही ऐतिहासिक तौर पर अलग हैं। तेलंगाना बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ऐसे में तेलंगाना का लाभ आंध्र प्रदेश के लाभ के साथ सुरक्षित नहीं हो सकता, इसलिए तेलंगाना को आप अलग अलग क्षेत्र घोषित कीजिए। लेकिन उस समय 1956 में जो समझौता हुआ उस समझौते पर जो साइन हुए उस समझौते को जेंटलमैन समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया कि हम तेलंगाना के क्षेत्र के हितों की रक्षा करेंगे। इसमें एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में ये बात निर्णय लिया गया कि तेलंगाना और आंध्र के बीच में सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें से एक क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री होगा, दूसरे क्षेत्र से डिप्टी सीएम होगा। क्षेत्रीय कमेटी क्षेत्र की शिकायतों को देखेगी, उनके समाधान के लिए कुछ उपाय ढूंढेगी। लेकिन तेलंगाना के लोगों ने कहा कि भैया जेंटलमैन समझौते का सही से पालन नहीं किया गया है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। तो ऐसे में तेलंगाना ने कहा भैया हमें तो अलग स्टेट चाहिए। ऐसे में नए राज्य के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ। 1971 से ही आंदोलन शुरू होने लगा। आगे चलकर चेन्ना रेड्डी के नेतृत्व में 14 में से 10 संसदीय सीटें तेलंगाना प्रजा पार्टी ने जीती भी। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ, ये पार्टी कांग्रेस के साथ मिल गई। तो तेलंगाना के लोगों को और बुरा लगा कि हमारे में से एक पार्टी बनी जो हमारे लिए कुछ करती है, और वो भी क्या हुआ, एक दल में विलय हो गई। तो ऐसे में होता रहता है, ये छोटी छोटी पार्टियां छोटी छोटी नदियों की तरह बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। क्योंकि पता क्या होता है, जनता में से कुछ लोग क्या करते हैं, जनता के दिखावे के लिए उनमें समाज सेवा का ढोंग रखते हैं, फिर उनके हितों के साथ खेल जाते हैं और खुद अपनी पहचान बना लेते हैं और जनता वैसे वैसे पड़ी रहती है। सन 2004 में कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक गठबंधन हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, जब डॉक्टर मनमोहन जी हमारे पीएम बने, तो उन्होंने प्रस्ताव में ये कहा कि भैया तेलंगाना को स्टेट बनाया जाए। इसके लिए एक कमेटी की स्थापना की गई, जिसमें प्रणब मुखर्जी और शरद पवार भी शामिल थे, जो कि उस समय के बड़े नाम थे। आगे चलकर प्रणब दा तो आपके राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के। इसके अलावा बात की जाए 2009 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस समय हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो पी चिदम्बरम साहब थे, जिन्होंने 2009 में घोषणा करी कि तेलंगाना राज्य का गठन किया जाएगा। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई आगे चलकर, और इस कमेटी ने अपना कार्य भी पूरा किया। आगे चलकर 2014 में तेलंगाना अलग स्टेट बन गया। तेलंगाना किस प्रकार से राज्य बना ये यहाँ पर बताया गया है। असम की समस्या बताई जाएगी। असम की बात की जाए तो पूर्वोत्तर में एक बहुत बड़ा स्टेट था असम, और आगे चलकर इसमें से बहुत सारे राज्य बने, जिसमें से एक एग्जाम्पल बताया जाएगा मेघालय का। तो मेघालय की बात की जाए तो देखो यहाँ ना बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। उनमें से कुछ जनजातियों के नाम है, जैसे कोई बच्चा कम्पिटिटिव तैयारी कर रहा हो तो उसने नाम पक्का सुना होगा, जैंतिया की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, मिज़ो की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों के आधार पर यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। जैंतिया, खासी, गारो, मिज़ो, ये सब यहाँ की ट्राइब्स भी हैं, यानी कि जनजातियाँ भी हैं, जो कि असम राज्य का एक टाइम पे हिस्सा थी। 1950 से 60 के बीच में एक नए पहाड़ी राज्य की डिमांड उठी। डिमांड का कारण ये था कि जो मेघालय आज आप देखते हैं वो पहले असम का हिस्सा था। मेघालय के लोगों का यही कहना था सेम, कि वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, असम गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर 6ठी अनुसूची इन क्षेत्रों के बारे में बताई गई है। असमिया को असम के सभी क्षेत्रों में राजभाषा बनाया जाए, ऐसा असम की गवर्नमेंट ने कहा। मेघालय के लोगों को लगने लगा कि हमारे ऊपर बेमतलब में ये दूसरी भाषा थोपी जा रही है, और हम क्यों किसी की संस्कृति को अपने ऊपर लें। तो बहुत सारे क्षेत्र थे जो गैर असमिया भाषा बोलते थे, और असम की गवर्नमेंट कह रही है कि असमिया को राजभाषा बना दो। तो जैंतिया, खासी, गारो, मिज़ो
जो ये जनजातियाँ थीं, इन्होंने इस चीज़ का विरोध कर दिया कि दूसरे की भाषा आप हम पर नहीं थोप सकते। ऐसे में मुद्दा गंभीर हो गया। कई बार मामला शांतिपूर्वक चला और कई बार मामला हिंसक रूप ले गया। असम के पहाड़ी जिलों में अलग पहाड़ी राज्य की डिमांड हुई। छठी अनुसूची में अमेंडमेंट करने की बात की गई। 1954 में गारो पहाड़ी में जो आदिवासी नेता थे उनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक अलग राज्य की मांग को दोहराया गया। आगे चलकर एक ज्ञापन भेजा गया राज्य पुनर्गठन आयोग को, एसआरसी को, जिसमें बात की गई कि जैंतिया, गारो, खासी, इन सबको एक अलग अलग क्षेत्र की बात की जाए। हालांकि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे HV पाटस्कर। पाटस्कर इस आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन्होंने क्या करा, 1 अप्रैल 1970 को असम राज्य के अंदर एक स्वायत्त राज्य बनाया जिसे मेघालय के नाम से जानते हैं। 22 अमेंडमेंट किया गया संविधान में और इस प्रकार से मेघालय स्टेट बन गया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे, असम की तरफ पढ़ोगे आप कभी भी, यहाँ पर तो खाली मेघालय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ के लोग कृषि, जंगल, यातायात, संचार, जलयान कानून बनाने का जो अधिकार इन्हें मिला है। 1972 में मेघालय को एक अलग स्टेट बनाया गया है। नागालैंड के बारे में जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर तो खैर नहीं बताया गया इतना, बट आप जब नागालैंड के बारे में पढ़ोगे, मिजोरम के बारे में पढ़ोगे, मिजोरम की बात मैंने लास्ट क्लास में भी करी थी, चैप्टर नंबर 5 में भी बात करी थी। तो आप ये देखोगे इन सब लोगों का जो डिमांड है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खास तौर पर। तो यानी कि भारत में जो उप क्षेत्रीय स्वायत्ता उठती रहती है वो सांस्कृतिक पहचान की वजह से उठती है। अपनी संस्कृति को एक उच्च स्तर की, उच्च दर्जे संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये लोग आए दिन संघर्ष करते रहते हैं, दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। परिणाम ये रहता है कि भारत की एकता, अखंडता समय समय पर प्रभावित होती है। हालांकि अब तक इन मुद्दों को शांतिप्रिय तरीके से हल किया गया है। ऐसे ही एक मुद्दा और उठता है असम में, बोडो जनजाति का। असम की एक बहुत बड़ी जनजाति है बोडो जनजाति, और इनकी डिमांड रहती है कि इन्हें अलग क्षेत्र चाहिए, बोडोलैंड। तो बोडोलैंड वाला जो मुद्दा है ना, ये लगातार भारतीय राजनीति में चलता रहा है। अभी वर्तमान में 2020 में भी इसके लिए एक समझौता हुआ था। ये माना गया कि 2022 तक इसको हल कर लिया गया है। लगातार बैठकें हुई हैं होम मिनिस्ट्री की यहाँ पर, और बोडो जो नेता हैं उनके द्वारा। बहुत सारे बोडो जो आदिवासी हैं जो कि हिंसक रास्ता अपना रहे थे, इन लोगों ने अपने हथियार भी डाल दिए हैं। तो लेकिन फिर भी बोडोलैंड की जो समस्या अभी पूरी तरीके से हल नहीं हो पाई। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा मामला शांत है। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति देखते हो, आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति देखते हो आप, तो ये राजनीति थोड़ी सी हिंसक रहती है माहौल, और असुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो बोडो की जो मांग है उसे ख़त्म कर चुकी है। देखते हैं किताब क्या कह रही है। तो असम की बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह है कोकराझार, बक्सा, चिरंग और उदालगुरी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बोडो जनजाति के लोग हैं, और ये लोग अलग स्वायत्ता की डिमांड करते हैं। इनका ये मानना है कि हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, भाषाई पहचान सुरक्षित रहे, उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहें। बोडो आंदोलन 1980 के बाद तो काफ़ी एक्टिव हो गया, लेकिन मुद्दा 1960 से ही उठ रहा था। 1960-70 में पहली बार इन लोगों ने असम से अलग उद्यानचल राज्य की डिमांड करी। इनका मानना यह था कि इनकी सांस्कृतिक पहचान जब ही हो सकेगी, यह लोगों का आर्थिक हित जब ही आगे बढ़ सकेगा जब ये लोग अपना शासन खुद चलाएं। 1980 के बाद तो इन लोगों ने, जब राजीव जी की सरकार बनी, तो अपनी डिमांड को एक अलग ही तरीके से उठाना शुरू कर दिया। बोडो जनजाति ने असम आंदोलन में भी भाग लिया था, लेकिन जब असम समझौता हुआ तो इनको ये लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो ऐसे में इन्होंने अपनी स्वायत्ता की डिमांड करी। इन्होंने कहा हमारी असम से अलग पहचान है और हमारे आर्थिक हित भी अलग हैं, ऐसे में हमें बोडोलैंड चाहिए। हालांकि इस डिमांड को माना नहीं गया है। शासन का प्रश्न आगे बताया गया है। तो शासन का मतलब क्या होता है? एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें कुछ रूल और रेगुलेशन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेहिता हो, हर एक बंदा उसमें समाहित हो और प्रभावशील हो, और कानून के नियम रखाए जाएं। ऐसे में हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमारी संस्कृति का व्यक्ति ही हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारे धर्म का व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारी जाति का व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि दूसरा बंदा हमें कैसे समझेगा। लेकिन यही चीज़ ना लोकतंत्र में एक अभिशाप बन चुका है। कुल मिलाकर जनता ये चाहती है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लोकतांत्रिक तरीके से देश कार्य करे। क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग इसलिए उठती है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि उनकी शिकायतों का समाधान वो स्टेट नहीं कर रहा है जिसका वो हिस्सा हैं। स्टेटों को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही है जिसका हम हिस्सा हैं। तो ऐसे में आए दिन राज्य स्वायत्ता और उप क्षेत्रीय स्वायत्ता के प्रश्न उठते रहते हैं। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। चीज़ें जो नहीं समझ में आई, आगे चैप्टर को सारांश दिया है, यहाँ से क्वेश्चन है। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं अपनी, जिसका हम जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।